तो रेजोनेंस बेसिकली अगर हम बात करें क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोग 11th क्लास में इसको पढ़ चुके होंगे कि व्हाट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का मतलब क्या है कि अगर किसी भी बॉडी में दो फ्रीक्वेंसीज, इक्वल फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के साथ अगर सुपर इम्पोज करती हैं, तो वो मिलकर एक नई फ्रीक्वेंसी को डेवलप करती है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एंड द होल फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि लेट से एग्जाम्पल, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल से ही चीजें क्लियर होती है, तो इसलिए एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। कि मान लीजिए कि आपके पास लेट से यहाँ से कोई फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है। लेट से बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी दूसरी साइड से भी आपके पास आती है, ठीक है। तो ये किसी एक पॉइंट पर जाके जब ये यहाँ पर आएंगे और ये मिलेंगे, तो जब भी ये मिलेंगे तो दे विल फॉर्म अ वेरी बिग वेव। अगर ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं देन दे फॉर्म अ वेरी बिग वेव। सो दिस वेव इज नोन एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। एंड दिस होल फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। यानी कि अगर कहीं भी दो इक्वल फ्रीक्वेंसीज की वेव यानी कि न्यू वन और न्यू टू अगर बराबर होती है और वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती है, सुपर इम्पोज का मतलब है मिलती है, मैच करती है, और वो वहां पर एक नई वेव बनाती हैं, एक बिग वेव बनाती हैं, तो दैट इज नोन एज रेजोनेंस। इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे? रेजोनेंस बोलेंगे, फिनोमिना, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि देखिए इस दुनिया में जितने भी मैटर है उसके पास एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ओन्ड बाय द बॉडी। यानी कोई भी बॉडी अपने साथ हमेशा रहती है। जैसे कि अगर आप भी हैं तो आपके अंदर भी एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। आपकी टेबल है तो टेबल की एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आपका लैपटॉप है, लैपटॉप की एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। डिफरेंट बॉडीज हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आयरन है, आयरन की एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ कैसे रही है? उसकी वजह ये है क्योंकि भाई जितने भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सब क्लोजली पैक्ड होते हैं या उनके बीच में स्पेस बहुत कम हो। तो जिसकी वजह से ये अब मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब ये ऑब्वियसली बात है दे आर वेरी क्लोज्ड एंड क्लोजली पैक्ड। तो क्योंकि वो सराउंडिंग से एयर या ये सराउंडिंग से हीट कंटिन्यूसली लेते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? ये वाइब्रेट करने की कोशिश करेंगे। दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, दे विल ट्राई टू वाइब्रेट। अब ये वाइब्रेट हो सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि दे आर क्लोजली पैक्ड। और अगर हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन याद करें तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, यानी टाइम के बराबर। तो कितने ऑसिलेशंस हुए? यानी कि अगर किसी बॉडी में वाइब्रेशन है, ऑसिलेशन मींस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन है तो वहां पर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगी। और ये वाइब्रेशन क्यों हो रहा है? ये वाइब्रेशन इसलिए हो रहा है हर मैटर के अंदर, ऑल्दो हमें देखने पे नहीं लग रहा है कि वो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल फ्रीक्वेंसी अगर अपने मीटर से चेक करें, ठीक है, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये वाइब्रेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी बॉडीज होती हैं उनके पास एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसलिए हो रही है क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट लेते हैं। हमारी सराउंडिंग में हीट है काफी ज्यादा, तो उसको लेकर पार्टिकल्स जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं और फर्दर वो क्या करते हैं? वहां पर फ्रीक्वेंसी, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो हर बॉडी के पास एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि कई बार कहा जाता है कि भाई जितने आपके आर्मी मैन हैं, मान लीजिए अगर कोई ब्रिज है, ठीक है, सो लेट्स से देयर इज अ ब्रिज, ओके। मान लो ये कोई ब्रिज है,
तो ऐसा बोला जाता है कि आर्मी पर्सन्स को मना कर दिया जाता है ब्रिज के ऊपर मार्च पास करने की, कि वो मार्च पास जब ब्रिज से पास होंगे तो हम मार्च पास नहीं करेंगे। तो मार्च पास्ट इसलिए नहीं करते वो, क्योंकि आपको पता है कि जब वो मूव करते हैं तो एक साथ पैरों को हिट करेंगे और एक साथ पैरों को उठाएंगे, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक पीरियोडिक मोशन वहां पर शुरू हो जाएगा। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर वेव जनरेट हो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लीजिए कि इसके अंदर ऑलरेडी, इस ब्रिज के अंदर एक अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी होगी जो कंटिन्यूअसली ऐसे चल रही होगी, ऑल्दो इट विल बी वेरी स्मॉल, बट नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो हर बॉडी के साथ रहती है, दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब मान लीजिए ये आपका सोल्जर है और सोल्जर इस पर मूव करना चाहता है, और सोल्जर जब ये एक साथ पैरों को हिट करेगा तो क्या होगा, हिट करने से क्या होगा, और भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर डेवलप होंगी। ऐसा होगा या नहीं होगा? अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो दो ट्रफ यानी दो क्रेस्ट जब यहाँ पर मिलेंगे तो क्या होगा, दे विल फॉर्म अ वेरी बिग वेव हियर, दे विल फॉर्म अ वेरी बिग वेव हियर। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस वाले वेव को भी देख सकते हैं कि दो क्रस्ट एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो दे विल फॉर्म अ वेरी बिग वेव हियर। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ से ब्रेक हो जाए, ये पूरा ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। अगर ये थोड़ा भी पुराना, अगर आपका ब्रिज है, ब्रिटिशर्स के टाइम का ब्रिज है, तो ये कोलैप्स भी कर सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, यानी कि ये रेजोनेंस हुआ, तो रेजोनेंस से बचने के लिए कहा जाता है कि सारे के सारे जितने भी आपके सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं अपना नॉर्मल वॉकिंग करो, सो दैट वहां पर कोई एक टाइप की फ्रीक्वेंसी ना डेवलप कर पाए, डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी हो, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ब्रिज हमारा सेफ रहेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई ये सारा कॉन्सेप्ट हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहां से आ जाता है और इसका क्या रोल है, व्हाट इज इट्स रोल। ठीक है, तो उसको हमें थोड़ा सा अब ध्यान देना है कि क्या चीज है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूं कि व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या चीज है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं फटाफट से। देखिए, अ सर्किट इन विच, अ सर्किट इन विच इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C and resistance R are connected in series, are connected in series and circuit admits maximum current, maximum current corresponding to given frequency of AC,
frequency of AC is called रेजोनेंस। उसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस बोलेंगे। तो अगर किसी भी आरएलसी सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। तो मैक्सिमम करंट अगर हम बात करें तो देखिए आरएलसी सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट की अगर हम बात करते हैं, सो I इज इक्वल टू V ओवर Z। Z क्या हो जाएगा? इम्पिडेंस। तो मैं यहां पर अगर बोलता हूं कि भाई करंट की वैल्यू मैक्सिमम तब हो सकती है जब Z की वैल्यू कितनी हो? मिनिमम। देन ओनली वी विल हैव मैक्सिमम करंट इन द आरएलसी सर्किट। ठीक है। और Z की वैल्यू अगर हम मिनिमम की बात करें कि Z मिनिमम कब होगा, तो भैया Z मिनिमम तब होगा जब Z का फॉर्मूला अगर हम थोड़ा सा देखें तो Z क्या होता है? दैट इज Z इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, इसको मिनिमम मैं यहां से हटा देता हूं। ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई Z मिनिमम कब होगा, तो Z मिनिमम तब हो सकता है व्हेन R इज 0, XL इज 0 और XC इज 0। लेकिन अगर ऐसा 0 हो जाएगा तो फिर रेजोनेंस कैसे होगा? रेजोनेंस तो हो नहीं सकता है। तो अगर किसी सर्किट के अंदर इंडक्टेंस लगा हुआ है, L लगा हुआ है, तो XL तो जरूर होगा। C लगा हुआ है तो XC तो जरूर होगा। इट कैन नॉट बी 0। रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो R 0 नहीं हो सकता। तो अगर ये 0 नहीं हो सकते हैं तो फिर इसको मिनिमम कैसे बनाएंगे? तो इसको मिनिमम सिर्फ एक ही कंडीशन पे बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस मैं क्या यहाँ पे लिखता हूं? कंडीशन फॉर रेजोनेंस। और कंडीशन फॉर रेजोनेंस हो जाएगी दैट XL इज इक्वल टू XC। अगर XL बराबर XC के हो जाएगा, भाई XL अगर XC के बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली Z जो है वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि XL XC से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली Z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? R के, विच इज मिनिमम। इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है। नाउ XL कैन बी रिटन एज ओमेगा L while XC कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC। देन ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट L into C। Omega can be written as 2 pi nu is equals to 1 upon under root L into C। एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट और ये हो जाएगा L इंटू C। ठीक है। तो दो फॉर्मूले आते हैं यहाँ पर। नाउ एक फॉर्मूला मेरा यहाँ पर है। ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। और दूसरा फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा दैट इज न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। इसको बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड। एंड दिस इज नोन एज लीनियर फ्रीक्वेंसी। अगर न्यूमेरिकल में आपसे लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो ये निकालना, which is hertz। ठीक है, ऐसा यूनिट इज hertz। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि जितने भी मैं आपके बॉक्स में क्लोज करता हूँ सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो रेजोनेंस के अंदर इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम फ्लो करता है आरएलसी सर्किट के अंदर। ठीक है।
कंडीशन फॉर रेजोनेंस होता है एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, ये ध्यान में रखना है, और किस तरीके से रेजोनेंस हुआ ये ध्यान में। ठीक है, so I think this is clear to all of you. बताइए, क्लियर है? ओके, ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अब देखिए हमारा जो सिलेबस है, अगर देखा जाए तो इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ अब इसके बाद जो बच जाता है वो है आपका दैट इज एसी जनरेटर, जो कि एक पूरी वर्किंग है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं, सिर्फ एक क्लास की जरूरत है। बाकी इसके अलावा सब कुछ हो चुका है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बाद। तो मेक श्योर कि आपका ये जो सिलेबस है वो परसों तक, ठीक है, विद इन अ डे और 2 ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप इसको आगे और मेहनत करके इसको पॉलिश करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और क्योंकि आपको मिल ही रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में, तो उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए।